हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए थर्ड ईयर सोशलॉजी यानी कि समाज शास्त्र के सेकंड पेपर के एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो कि है भारत में जनजातीय परिवारों की अभिलाक्षणिक विशेषताओं का वर्णन कीजिए। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं वीडियो और देखते हैं कि अभिलाक्षणिक विशेषताएँ कौन कौन सी हैं भारतीय जनजातीय परिवारों में। तो यहाँ पे उत्तर में देखते हैं तो जनजातियों की सामाजिक तथा सांस्कृतिक व्यवस्था सभ्य समाजी से बहुत कुछ भिन्न होने के कारण उनके परिवार की संरचना, नियमों तथा अंतःव्यक्तित्व संबंधों में कुछ विशिष्ट तत्वों का समावेश है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि सभ्य समाजी से बहुत भिन्न होती है जनजातियों की परिवार की संरचना, और उनमें नियमों और अंतर्व्यक्तित्व संबंधों में कुछ विशिष्ट तत्वों का समावेश होता है, जिनमें से नीचे कुछ निम्न है। जैसे कि पहला है संस्थात्मक प्रकृति। जनजातीय अथवा आदिम परिवारों की प्रकृति बहुत कुछ संस्थात्मक होती है। इसका तात्पर्य है कि प्रत्येक परिवार में जहां उपभोग और उत्पत्ति का कार्य करना आवश्यक समझा जाता है, वहीं परिवार में ऐसे कार्यों को विशेष महत्व दिया जाता है जिससे जनजाति की सांस्कृतिक विशेषताओं को अस्थायी बनाए रखा जा सके। दूसरे शब्दों में परिवार संस्कृति की निरंतरता का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। दोस्तों यहाँ पे कहा जा रहा है कि जनजातीय अथवा आदिम परिवारों की जो प्रकृति होती है वो बहुत ही संस्थात्मक होती है, यानी कि एक संस्था की तरह होती है। और इसका तात्पर्य कहा जा रहा है कि परिवार में ऐसे कार्यों को विशेष महत्व दिया जाता है जिससे जनजाति की सांस्कृतिक विशेषताओं को अस्थायी बनाए रखा जा सके। यानी कि परिवार में ऐसे आलतू फालतू चीज़ों को जो महत्व नहीं दिया जाता है, ऐसे विशेष कार्यों को महत्व दिया जाता है जिससे कि जनजाति की सांस्कृतिक विशेषताएं जो हैं अस्थायी रहें। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि परिवार जो है संस्कृति की निरंतरता का एक महत्वपूर्ण माध्यम है, यानी कि परिवार से ही संस्कृति की निरंतरता बनी रहती है और परिवार से ही ऐसा संभव है जनजातीय समाजों में। यहाँ पे हो गया संस्थात्मक प्रकृति। अब चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला है यहाँ पे स्वरूप में विभिन्नता। जनजातीय परिवारों में विभिन्न आधारों पर एक अस्पष्ट विभिन्नता दिखाई देती है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि विभिन्न जो आधार, अगर वहाँ पे देखेंगे विभिन्न आधारों से, तो अस्पष्ट विभिन्नता दिखाई देती है। किसी जनजातीय परिवार का आकार बहुत छोटा होता है और किसी में बहुत विस्तृत। यहाँ पे जब देखेंगे जनजातीय परिवारों में तो कोई भी परिवार जो है बहुत छोटे छोटे परिवार होते हैं, लेकिन कहीं कहीं बहुत बड़े बड़े परिवार होते हैं। केवल एक विवाह के द्वारा भी नहीं बल्कि बहुपत्नी विवाह के द्वारा भी परिवार की स्थापना की जाती है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जैसे कि सभ्य समाज में ऐसा नहीं होता है कि बहुपति या बहुपत्नी विवाह कोई करे एक की दो का छोड़ के, लेकिन यहाँ पे जो है परिवार की स्थापना जो है केवल एक विवाह के द्वारा ही नहीं होता बल्कि बहुपति विवाह यानी कि कई पतियों से विवाह और बहुपत्नी विवाह के द्वारा भी परिवार की स्थापना की जाती है। उदाहरणार्थ भारत की गोंड, बैंगा, टोंडा तथा कुछ नागा जनजातियों में एक पुरुष अनेक स्त्रियों से विवाह संबंध स्थापित करके परिवार की स्थापना करते हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत की जो गोंड, बैंगा, टोंडा तथा नागा जनजातियाँ हैं, वो जो है उनमें जो है एक पुरुष जो है कई स्त्रियों से शादी करके जो है विवाह संबंध स्थापित करके परिवार का जो है स्थापना करता है। जबकि खस, नीलगिरी पर्वत के टोंडा, केरल की टियान तथा मालाबार की कंबल जनजाति में एक स्त्री अनेक पुरुषों से विवाह करके परिवार की स्थापना करती है। यानी कि दोनों तरह की जो है परिवार यहाँ पे उपलब्ध हैं और विभिन्नता उपलब्ध है। जैसे कि एक स्त्री जो है वो कई पुरुषों से भी शादी करके परिवार की स्थापना कर रही है, और एक पुरुष भी जो है कई स्त्रियों से शादी करके परिवार की स्थापना कर रहा है। इसके पश्चात भी अधिकांश जनजातियों में एक विवाह ही परिवार का सबसे महत्वपूर्ण आधार है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि इसके पश्चात यानी कि इन सब के बावजूद भी अधिकांश यानी कि ज़्यादातर जनजातियों में जो है एक विवाह ही परिवार का सबसे महत्वपूर्ण आधार है, यानी कि एक विवाह ही जो है वहाँ पे महत्वपूर्ण माना जाता है। अगला चलिए देखते हैं स्त्रियों की उच्च स्थिति। स्त्रियों की उच्च स्थिति भी जो है जनजातीय परिवारों में होती है। जैसे कि परिवार में स्त्रियों की स्थिति के दृष्टिकोण से भी जनजातीय परिवार सभ्य समाजों से बहुत कुछ भिन्न है। किसी जनजाति में परिवार का रूप चाहे प्रतिशतात्मक ही क्यों ना हो, लेकिन ऐसी कोई जनजाति नहीं मिलेगी जिसमें व्यवहारिक रूप से स्त्रियों को उनके अधिकारों से वंचित रखा जाता हो। साधारणतः घर की देखरेख, समारोह का आयोजन, वस्तुओं का वितरण तथा धार्मिक क्रियाओं की पूर्ति स्त्रियों के द्वारा ही की जाती है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि स्त्रियों की जो है यहाँ पे उच्च स्थिति होती है, ना कि अगर जनजातियों को हम अगर सामान्य नज़र से देखें तो वो जो है सभ्य समाजों से एकदम अलग होते हैं, लेकिन उनमें भी उस तरह के समाज में भी जो है स्त्रियों की उच्च स्थिति होती है। और जो भी साधारणतः घर की देख रेख के काम होते हैं या कोई समारोह है उसका आयोजन करना है, वस्तुओं का वितरण करना है, धार्मिक क्रियाओं की पूर्ति करनी है, उसमें जो है स्त्रियों के द्वारा ही वो काम किया जाता है। चाहे कितना भी प्रतिसत्तात्मक यानी कि मूल रूप से जो पिता का जो सत्ता होता है उस तरह का अगर परिवार है, जैसे कि हमारा पुरुष प्रधान देश है, भले ही कितना भी पुरुष प्रधान समाज क्यों ना हो, लेकिन जनजातियों में जो है स्त्रियों को जो है उच्च स्थिति होती है और उन्हें अच्छा मौका दिया जाता है। तो यहाँ पे स्त्रियों की उच्च स्थिति भी होती है जनजातियों में।
अब चलिए बढ़ते हैं अगले तरफ। यहाँ पे दिया गया है उत्पादन की इकाई। जनजातीय परिवारों को उत्पादन की एक प्रमुख इकाई के रूप में देखा जा सकता है, जिसका तात्पर्य है कि परिवार के सभी सदस्य मछली मारने, खेती करने अथवा किसी अन्य साधन से आजीविका उपार्जित करने के कार्य में लगे होते हैं। उनके बीच कार्यों का विभाजन बहुत कुछ आयु तथा लिंग के आधार पर होता है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि उत्पादन की इकाई, यानी कि इसमें जो है उत्पादन की इकाई के तौर पर हम लोग जनजातियों को देख सकते हैं, और उसमें जो है परिवार के सभी सदस्य अलग अलग काम करते हैं और अलग अलग उम्र के हिसाब से, कोई छोटा है तो छोटा काम, बड़ा है तो बड़ा काम, लड़की है तो लड़की वाला काम, और लड़का है तो लड़का वाला काम। इस तरह से अलग अलग जो काम है उनको दिए जाते हैं और करते हैं। जैसे कि परिवार के सदस्य जो है मछली मारते हैं, खेती करते हैं, और जो अन्य साधन है उससे आजीविका उपार्जित करने में लगे होते हैं। तो यहाँ पे जो है उत्पादन की इकाई के तौर भी जो है इनकी एक विशेषता देखी जा सकती है। अगला चलिए देखते हैं सामूहिकता का आधार, यानी कि समूह का जो है आधार इनका होता है। सामाजिक तथा कार्यात्मक दृष्टिकोण से जनजातीय परिवार एक समन्वित इकाई है, जिसमें व्यक्तिवादिता का अधिक प्रभाव नहीं हो सका है। जनजातियों की संस्कृति भी बच्चों को ऐसी शिक्षाएं देती हैं जिससे वे एक दूसरे के प्रति अधिकाधिक दायित्वों को पूरा कर सकें तथा अपने समूह को संगठित कर रख सकें। यहाँ पे कहा जा रहा है कि यहाँ पे ज़्यादातर व्यक्तिगत बातें नहीं होती हैं, और व्यक्तिगत प्रभाव जो है वो नहीं हो सकता है और ना ही दिखता है। यहाँ पे जनजातियों में जो है जो जनजाति होती हैं वो अपनी संस्कृति में बच्चों को ऐसी शिक्षा देती हैं कि जिससे कि वे एक दूसरे के प्रति जो है अधिक से अधिक दायित्वों को पूरा करें और अपने समूह को संगठित रख सकें, ना कि व्यक्तिगत रूप से संगठित रहें और व्यक्तिगत रूप से कोई काम करें। ये लोग व्यक्तिगत रूप से नहीं रहते हैं, बल्कि इनके परिवार में ऐसी संस्कृति होती है, ऐसी प्रचलन होती है कि वे लोग समूह में जो है एक अच्छे तरीके से अधिकाधिक, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने दायित्वों को पूरा करते हैं और एक समूह, एक संगठन को संगठित करके रखते हैं। तो यहाँ पे जो है सामूहिकता का आधार भी एक विशेषता हो जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं भावनात्मक विशिष्टता। यहाँ पे कहा जा रहा है कि साधारणतः यह समझा जाता है कि पति पत्नी के बीच भावनात्मक संबंधों का दृढ़ होना कुछ यौन संबंधों पर निर्भर होता है। जनजातीय परिवारों की यह विशेषता है कि यहाँ समाज से पूरी तथा विवाह के बाद स्त्रियों और पुरुषों को यौन के क्षेत्र में काफ़ी स्वतंत्रता मिलने के बाद भी परिवार भावनात्मक रूप से दुर्बल नहीं होते। यहाँ पे कहा जा रहा है कि साधारण तौर पे जो है समझा जा सकता है कि जो पति पत्नी का भावनात्मक संबंध होता है वो जो है यौन संबंधों पर निर्भर होता है, लेकिन जनजातियों में ऐसा नहीं है। जनजातियों में जो है यौन संबंध को लेकर काफ़ी स्वतंत्रता है। जैसे कि एक स्त्री है वो कई पुरुषों के साथ शादी कर रही है और उनके साथ यौन संबंध स्थापित कर रही है, और एक पुरुष जो है वो कई स्त्रियों के साथ शादी कर रहा है, यौन संबंध स्थापित कर रहा है। लेकिन ये सब इतना कुछ होने के बाद भी इनके परिवार जो है भावनात्मक रूप से दुर्बल नहीं होते हैं, यानी कि कमज़ोर नहीं होते हैं। और इसका कारण जनजातियों में कुछ ऐसी सांस्कृतिक तथा व्यवहारिक संबंधी विशेषताएं हैं जो परिवार के सदस्यों को भावनात्मक रूप से बांधे रखती हैं। यहाँ पे भावनात्मक विशिष्टता के को इसलिए ज़्यादातर ध्यान दिया जा रहा है क्योंकि जो सभ्य समाज होता है वहाँ पे जो है एक परिवार और एक विवाह का जो है मान्यता होता है, और यहाँ पे जो है दूसरा शादी करने पर जो है ज़्यादातर लोगों के रिश्ते ख़राब हो जाते हैं, टूट जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है कई शादियों करने के बाद भी, कई लोगों के साथ संबंध बनाने के बाद भी इसमें ऐसी भावनात्मक विशिष्टता होती है कि ये जो है भावनात्मक रूप से दुर्बल, यानी कि कमज़ोर इनके रिश्ते नहीं होते हैं। तो भावनात्मक विशिष्टता भी इनकी एक विशेषता है। अगला देखते हैं और लास्ट है ये सामाजिक स्थिति प्रदान करने का आधार। जनजातियों में परिवार व्यक्ति की सामाजिक स्थिति को निर्धारित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण आधार है। इसका तात्पर्य है कि व्यक्ति की प्रतिष्ठा तथा सम्मान उसके व्यक्तिगत प्रयत्नों से अधिक संबंधित नहीं होती, बल्कि इसका निर्धारण बहुत कुछ उसके परिवार की प्रतिष्ठा के आधार पर होता है। यही कारण है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने परिवार की प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए अधिक से अधिक प्रयत्नशील रहता है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि सामाजिक स्थिति जो प्रदान करने का आधार है, यानी कि समाज में अच्छी स्थिति, अच्छा पोजीशन प्राप्त करने का जो आधार है वो व्यक्तिगत रूप से नहीं प्राप्त किया जा सकता। यानी कि अगर आप कोई एक इंसान है वो बहुत अच्छा काम करता है तो उसका व्यक्तिगत प्रयत्नों को जो है उसका जो है समाज में स्थिति प्रदान करने का आधार नहीं माना जाएगा, बल्कि उसके परिवार की प्रतिष्ठा के आधार पर जो है उसे समाज में स्थिति दी जाएगी। तो इसलिए जो है वहाँ पे जो जनजातियों में प्रत्येक व्यक्ति जो है अपने परिवार की प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए अधिक से अधिक प्रयत्न करता है। तो दोस्तों ये था हमारा सामाजिक जनजातियों की अभिलक्षणिक विशेषताएं और उनका वर्णन। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समाजशास्त्र का वीडियो समझ में आया होगा और आप अपने एग्ज़ाम में जाकर इसे अच्छे तरीके से लिख पाएंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।